क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको ऑडियो वीडियो ठीक है? अब्दुल, दीपक, रोहित, डिम्पल, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए। गुड मॉर्निंग भरत, किशन, काजल। क्लास नहीं चल रही है मेरी, क्यों? रिफ्रेश करिए, चलेगी। मैसेज तो आ रहा है आपका। ऑडियो वीडियो ठीक है? एक बार कंफर्म करिए। ऑडियो वीडियो ऑल गुड? 1 2 3 3 2 1। वॉइस आवाज आ रही है? वीडियो ठीक आ रही है? बहुत अच्छी बात है। रुपेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तो 26 जनवरी को कुछ सोचना थोड़ा बैठ के कि भारतीय रिपब्लिक किधर जा रहा है। साउंड नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, आवाज बिल्कुल आ रही होगी। लड्डू मिलेगा। आ रही है। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट और सेकेंड एआरसी पढ़ना है, वो जहां पे जरूरत है मैं बता रहा हूं। अवधेश जी वेरी गुड, थैंक यू। 2018 में ट्राइब्यूनल से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप जो भी पढ़े हो ना सब यही आएगा। अरे मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, मेंस में मैं ही काम आऊंगा, दैट्स ऑल। सिर्फ मैं ही काम आऊंगा मेंस में, आप और चिंता मत करो। एथिक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ना, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर मेरा पेमेंट जा रहा है। नहीं, मैं कुछ चीजों से सवाल पूछा था, आपके जवाब भी नहीं दिया है। मेरा पेमेंट जा रहा है। दीपक क्या सवाल पूछा था आपने? एक बार पूछो ना फिर से। ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ तो ठंड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठंड बहुत ज्यादा है। एनएचआरसी का गठन कब हुआ था? आदित्य पूछ रहे हैं। सारा कहानी हो गया तब ये पूछ रहे हो गठन कब हुआ? 1993 27 सितंबर को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था और उसके बाद फिर कानून बना और फिर 8 जनवरी 1994 से हमने कानून लागू कर दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ाएंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेरे जिम में नहीं है, आईआर के लिए जो होंगे वो पढ़ाएंगे वो सब। कल की क्लास के बारे में मुझे कोई पता नहीं, मेरी क्लास नहीं है कल, बस मैं ये जानता हूं। मेरी क्लास 27 को है, फिर 28 को नहीं है, 29 और 30 को शायद मेरी क्लास होगी। मैं बहुत ही अच्छा हूं। आर्टिकल 143 के तहत चला गया नीचे। अम्बरेश फिर से डालिए, काफी नीचे कमेंट चला गया। जहां तक पढ़ा है आपने वहां से सारे, हाँ जो जो एरिया हमने करा दिया है उसके क्वेश्चन सारे होंगे। कंप्लीट होगा तो आप सारा कर पाओगे। रमाकांत, यूपीपीसीएस में मैंने जितने मेरे बच्चे पढ़े हैं ना, मुझसे एथिक्स भी पढ़े हैं, गवर्नेंस भी पढ़े हैं, पॉलिटी लाइन से क्वेश्चन उनको मिले हैं, मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत, पढ़ने से आपको मन है तो पढ़िए, वैसे टाइम पास है, कोई फायदा नहीं है। उसके जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो, 80 पेज का एक नोट्स है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे एनएचआरसी पर। ठीक है, एनएचआरसी के मुद्दों पर बात हमने शुरू किया था। एक मुद्दे हमने देखे थे और वो था कि इसमें जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, इसकी संस्था में संस्थागत चुनौती को हमने देखा
कि इसके मेंबरशिप के पैटर्न को जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे, है ना, और तब तक जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। और हम लोगों ने ये बात किया था कि इसमें कुछ जो ऐसे संगठन हैं जो काम करते हैं वेलफेयर के लिए, उनको इसमें जोड़ना चाहिए, उनको इसमें ऐड करना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने बात किया और देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये दिखाई देता है हमें कि क्या क्या अमेंडमेंट, संशोधन किया गया था। 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति एनएचआरसी के सदस्यों को हटाए हैं क्या? अगर हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो यही है, इसी के बेसिस पर होगा। जब आर्टिकल 143 के तहत सीजीआई एनएचआरसी के मेंबर को रिमूव करने का एडवाइस देता है और वो खुद ही उसका मेंबर होता है, नहीं होगा ना ऐसा संदीप, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका मेंबर होता है, इस तरह की बातें हैं। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातें। संशोधन क्या प्लेस किया गया था उसको तो देखो, 8 मेंबर हैं। एनएचआरसी के कानून में संशोधन क्या हुआ है उसको देखें जरा। संशोधन के लिए अगस्त 2019 में कोशिश किया गया, ठीक है, और एग्जैक्टली इसके लिए कुछ बातें की गई थी, इनफैक्ट 18th में ही है। नहीं देखिए प्रियंका, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैंने नहीं किया। जो कमेंट आ रहा था ना वो 3 अलग अलग सेक्शन में था, अभी तो शायद एक ही साथ आ रहा होगा। 3 अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम से आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा था। आप अपने टेक्निकल टीम से बात करिए कि सर के पास कमेंट मेरा नहीं जाता है। अगर ऐसा हो तो अपने टेक्निकल टीम को बोलो कॉल करके कि मेरा कमेंट शो क्यों नहीं होता है। 3 तरह के कमेंट के बॉक्स थे, इसलिए ये होता था, ठीक है। तो अगस्त 2018 में ही कुछ संशोधन किया गया था, किसमें? जो ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है 1993 में, इसके कुछ प्रमुख संशोधन के क्या क्या पक्ष थे इसको जरा हम देख लें आने वाले समय में, और वो बड़ा रेलेवेंट था। एग्जैक्टली इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, संशोधन एक बार 2006 में भी हुआ है भूमिका में, जो मैं बता चुका हूं, और अभी ये 2018 की बात कर रहे हैं जो इसके संरचना में परिवर्तन है, ठीक है। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो, अब मैं वो संशोधन की बात कर रहा हूं जो 2018 में रखा गया था, है ना, अगस्त 2018। क्या संशोधन प्लेस किया गया है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर अध्यक्ष के लिए अगर बात करें, चेयरमैन, अध्यक्ष के स्तर पर अगर हम बात करें तो चेयरमैन जो है वो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सिटिंग चीफ जस्टिस, इसकी या कोई जज भी इसमें हो सकता है, इस तरह की बात की गई है, ठीक है। अध्यक्ष इसका कौन होगा? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी हो सकता है। ये संशोधन रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्लेस किए गए थे। और इसके बाद इसके जो मेंबरशिप के जो पैटर्न है, सॉरी, है ना, इसके मेंबर्स के बारे में जो बात है, सदस्य, इसको भी हम लोग
देखेंगे। मेंबर्स को इस तरीके से रखा गया है कि जैसे पहले 8 मेंबर होते थे, तो अब 10 मेंबर के बारे में बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, क्या क्या मेंबरशिप का पैटर्न होगा? जैसे 2 विशिष्ट ज्ञान रखने वाले, विशिष्ट ज्ञान ऑब्लिक अनुभव रखने वाले सदस्य होंगे इसमें। ठीक है, एक जो है महिला सदस्य भी होगी। ठीक है, और पहले जो है पदेन सदस्य की जो बातें थी उसको बढ़ाया गया है ना। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर, कि वो कहीं और पे काम करते हुए भी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें और वो चलाएं। ठीक है, तो पदेन सदस्य के रूप में अगर बात करें तो एससी कमीशन, एससी आयोग, एसटी आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन महिला आयोग और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इन सबको तो पहले से रखा ही गया था। इसमें 3 और ऐड करने की बात हुई है, 3 और ऐड होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली वो ये है कि एक तो जो विकलांग आयोग है, इसका चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त, नेशनल कमीशन फॉर डिसेबिलिटी, उसके जो चीफ कमिश्नर हैं उनको रखने की बात की गई है। ठीक है, ओबीसी के चेयरमैन को इसमें लेने की बात है, ओबीसी के अध्यक्ष, इनको भी पदेन सदस्य के रूप में यहां पर लेने की बात की गई है, और बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष है ना, बाल अधिकार आयोग चेयरपर्सन, चाइल्ड राइट्स कमीशन, बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कुछ इसमें अमेंडमेंट्स जो है वो रखे गए थे। तो पहले 8 सदस्य की बात थी, और अब जरा काउंट कर लें, 2 मेंबर हो गए ये, एक महिला, ठीक है, 3 और 4 पहले ही से थे, और 3 और आ गए यहाँ पे, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, कुल मिला के 10 मेंबरशिप है की बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया कि चाहे तो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की बात की गई है। ठीक है, यहाँ चाहे तो रिटायर होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें हो सकता है। इसके बाद इसमें एक जो कार्यकाल की बातें थी उसको भी एक ले लें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने कार्यावधि क्या बताया था कि 5 साल या 70 साल है ना, उसको थोड़ा चेंज किया गया है। कार्यावधि है इसमें भी संशोधन प्लेस किया गया था, 3 साल या 70 साल, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, जो मूलभूत कानून था
जो 1993 का जो एक्ट था, उस एक्ट में हम लोग देखते हैं कि कायदे से ये संस्था जो है वो बनी, ठीक है। और जो मूलभूत जो कानून था उसमें 5 साल और 70 साल रखा गया था, विच एवर इज अर्लियर। तो थोड़ा सा एज ज्यादा हो जाता है, उसमें व्यक्ति इतना एक्टिव नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा कम 3 इयर्स के कार्यकाल को रखने की इसमें बात की गई है, ताकि चेंजेस होता रहे। इस तरीके का एक संशोधन प्लेस किया गया है, ठीक है। अब अगर हम इसकी भी आलोचनात्मक परीक्षण करें कि ये जो संशोधन रखे गए हैं कार्यपालिका के द्वारा, ये संशोधन कितना सही है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या हम बताएंगे कि ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत अच्छा है? आपको हमने बताया था ना, पदेन सदस्य को बहुत ज्यादा लेने से क्या होगा, सभी बिजी हैं अपने अपने एरिया में, मुख्य रूप से हमने लिया ही नहीं है। तो इसकी थोड़ी सी अगर आलोचनाएं करें, संशोधन के प्रस्ताव की आलोचना, ठीक है, या समालोचना, क्या क्या चीज जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि जो भी मेंबरशिप के पैटर्न को लिया गया है ना, वो सभी लोग अपने अपने यहाँ बिजी हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यदि पदेन सदस्यों की संख्या सदस्य के रूप में अधिक होगी तो क्या एनएचआरसी अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाएगी? ये एक विषय है, बल्कि ये क्वेश्चन मार्क लगा करके आपसे सवाल भी आगे पूछा गया है, ठीक है। नहीं, लागू तो नहीं हुआ है, बट ये अमेंडमेंट प्लेस किया गया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदेन सदस्य की संख्या है ना 10 में 7 होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है सभी अधिकतम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ठीक है। तो कौन यहां से काम करेगा, ठीक है। तो अपने आप में ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि जब पदेन सदस्य ज्यादा रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें स्थायी सदस्य को अधिक संख्या में लेना चाहिए, अधिक संख्या में रखना
चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो है ना कायदे से संगठन है, इसमें परमानेंट मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ऐसे लोग ना रहें जो अपना अपना काम करते हैं, और वो थोड़ी सी चुनौती रहेगी। हाँ, मजहर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि अगर पदेन सदस्य ज्यादा रखेंगे तो कार्यपालिका का एक तरीके से कंट्रोल बढ़ जाएगा। आदित्य पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, इंटर और इंट्रा क्या होता है? इंटर का मतलब होता है एक का दूसरे के साथ संबंध, ठीक है, वन टू अनदर। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ही संगठन के अंदर की ये बात होती है। ठीक है, ये बात है। 10 में से 7 मेंबर है पल्लवी, रुचि, आप लोग इसका मतलब क्लास लेट से ज्वाइन किए हो, अभी बताया ना। ये सारे मेंबर्स के प्लेस किए जा रहे थे ना, 4 पहले ही से थे, 3 और ऐड किया गया तो 7 हो गया ना 10 में। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहो यार, सब क्या छोटा छोटा चीज पूछते रहते हो, थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ। और क्या इसमें होगा कि अगर हम जो चेंजेज इसमें प्लेस कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी, वही सब संस्थाओं वाली बात कि इसमें लोक कल्याण और लोक नीति पर काम करने वाली संस्था को शामिल नहीं रखा गया है। संस्था को नहीं रखा गया है। ये सारी बातें हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि जो अमेंडमेंट प्लेस किए गए थे, उसमें इस तरह की बात है कि चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस को हटा करके या उनके स्थान पर सिटिंग जजेस को भी हम ले सकते हैं। तो आपने किसी ने सवाल पूछा था, वो बड़ा मुश्किल होगा। पदेन मेंबर नहीं रखेंगे तो अस्थाई मेंबर्स में इनके आयोग के ही एक्स मेंबर हो रखे। हाँ, ये भी एक बात है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यदि अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे भी पर्याप्त समय मानवाधिकार के विषय पर देंगे, मानवाधिकार के विषय पर देंगे। इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये सभी इसमें चैलेंजेस हैं और इस तरह से इनकी कमियों को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बच्चों ये देखा था कि इसकी संस्थागत कमजोरी है और इसमें जो कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। ठीक है, और इस तरीके से फिर हम अपनी बात को कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा एक मुद्दा हमें डील करना है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पुलिस प्रशासन और एनएचआरसी, इसको देखेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। पुलिस बनाम एनएचआरसी। पुलिस के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है,
हाँ शिवा, बिल्कुल लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, सरल भाषा में, सूदिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। कमांडिंग स्टेट के हिंदी इंग्लिश लिखने से कोई आईएएस नहीं बनता है। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। प्रभावशाली तरीके से बात आप तभी कर सकते हैं जब सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निबंध में, ऐसे में कुछ पावर वर्ड्स के, कुछ यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी शब्दों के प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्थिति है ना। पुलिसिंग जो हम करते हैं वो क्या क्या है, कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कि राज्यों के दायरे में आता है ये। आप जानते हो, बहुत सारा बात हम पढ़ चुके हैं कि पुलिस या कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र अपने तरीके से कुछ काम करता है तो केंद्र राज्य का विवाद भी इससे उत्पन्न होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो ये देखा हमने, और क्या है, राज्यों के पास है ना धन का अभाव होने से एवं 1861 के पुलिस एक्ट की वजह से निम्न समस्याएं दिखाई देती हैं। क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, राइट। सबसे पहला जो है वो ये कि हमें ये ध्यान देना है कि अगर स्टेट्स के पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख करके चलें तो चीजें बहुत गड़बड़ होती है ना। जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अवसंरचना खराब है, पुलिस ट्रेनिंग की एकेडमी उनकी अच्छी नहीं है। आपको हमने बताया था कि नक्सल वगैरह जो हैं वो ज्यादा प्रभावी काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम देखेंगे इसमें कि जो स्टेट की जो एजेंसी है इनके पास क्या है, गोला बारूद पुराना है, गोला बारूद पर्याप्त नहीं। ऐसे भी यूनियन की लिस्ट में आता है 1942 का राइफल लेके ये काम कर रहे हैं, अभी तक सुधार नहीं किए हैं बहुत जगह, ठीक है। संचार के साधन नहीं है, साधन या तकनीक पर्याप्त नहीं है। मतलब जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं स्टेट पुलिस वाले बहुत पुराना है, मॉडर्न नहीं है, ठीक है। इससे काम हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह की बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। दूसरा, प्रियंका, कोई संस्कृताइज्ड वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे में कर सकते हो, जीएस में करोगे तो फेल हो जाओगे। सिंपली ध्यान रखना, सरल भाषा में बात करनी है। पॉइंटेड फॉर्म में सरलता के साथ अपनी बात लिखेंगे। हिंदी या इंग्लिश कहीं पे भी, जो भी कमांडिंग स्टेट के हिंदी इंग्लिश लिखेंगे वो सब फेल, प्राचीन काल के ये पुराने जमाने की बातें सब आप बोल रहे हो, ये सब सरलता से बात करना है। निबंध में कुछ हम कर सकते हैं, ऐसे का थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, उसमें कुछ पावर वर्ड यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं। तो कम्युनिकेशन का गैजेट्स अच्छा नहीं है, गोला बारूद गन बंदूक जो है वो पुराना है, राइट। अवसंरचनाएं जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो पुलिस का जो सिस्टम है पूरा वो गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, अन्वेषण और हमने आपको बताया था सुशांत सिंह केस वगैरह ये सब में लेकर के कि जो पुलिस है
उसमें क्या है, पेट्रोल करने वाली पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, इसलिए अन्वेषण अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, पेट्रोलिंग में बहुत छोटे छोटे दर्जे के पुलिस वाले लगाते हैं हम, हेड कांस्टेबल है ना, एसआई, एएसआई, ऐसे लोगों को इसमें रखते हैं। तो इनके द्वारा जब जांच किया जाएगा तो समस्याएं होती ही होंगी, है ना। इसीलिए क्या है कि ये जो पुलिस है ये एक तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेटर है। ठीक है, मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है। और हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस जो है इसमें सबसे टॉप पर है ना। सबसे बड़ी वायलेटर जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस है, सबसे प्रथम स्थान पर। यूपी पुलिस किस बात के लिए? मानवाधिकार उल्लंघन में, है ना। कभी किसी को इनकाउंटर कर देती है ना, जबरन प्रैक्टिसेस करती है। और प्रोविंशियलरी आर्टिलरी कॉन्स्टिब्यूलरी जो पीएसी है, इसके द्वारा ये काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से जो है वो किया गया है। तो एनएचआरसी के रिपोर्ट में ये आता है, फर्स्ट रैंक पर ये है, दूसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर बिहार पुलिस थी, लेकिन अब वो मुंबई पुलिस वायलेटर के रूप में हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहला जो है वो कौन सा है? यूपी पुलिस। अगर ये पीटी का सवाल भी आ जाए कि एनएचआरसी के या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में किस राज्य की पुलिस को है सबसे प्रथम स्थान पर मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना गया है? ऑप्शन में बिहार पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस, है ना, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस। तो क्या टिक मारेंगे? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो एग्जैक्टली इस तरीके के पैटर्न में नजर आती है। तो पुलिस के बारे में आपको बहुत पढ़ाया है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है। और एनएचआरसी ने एक तो कहा कि भाई स्थिति बहुत खराब है, ये सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हो। इसके साथ जो जेल की स्थिति है, जेल पुलिस की स्थिति भी बहुत खराब है। जेल पुलिस की बात करें, जेल पुलिस प्रशासन, जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत खराब है। ठीक है, और वो क्या क्या है इसमें देखिए। खास करके महिला जेलों में स्थिति बहुत ही बुरी है। महिला जेलों में भीड़ अधिक और अवसंरचना प्रभावी नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, एनएचआरसी ने अपने रिपोर्ट में कहा है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि जहां 4 महिला कैदी को रखना चाहिए, वहां औसतन 44 महिला कैदी कैदियों को
रखा गया है। ठीक है, तो जहां 4 रखना चाहिए वहां 44% निकाल लीजिए, कितना ज्यादा हो गया, है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो कितने गुना ज्यादा हो गया। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। रूफलेस टॉयलेट, बाथरूम, ये सब देखने को मिलता है। इसके लिए PIL भी हुआ था इस मामले पर कि महिला जेलों में बहुत खराब है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आया था जिसको हम आगरा होम प्रोटेक्शन केस के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्शन केस, ठीक है, आगरा होम प्रोटेक्शन केस। और आगरा में जेल में, सेंट्रल जेल जो था, उसमें महिलाओं को बड़े अजीब गरीब तरीके से जीवन जीना पड़ता था, है ना। बिना दरवाजे का, बिना रूफलेस तरीके से टॉयलेट में जाना। तो जो उनके नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ जो है, जीवन का जो अधिकार है, कम से कम गरिमा में जीवन जीने का अधिकार जो महिलाओं का है, वो भी इसमें हो नहीं पा रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती और समस्या के रूप में हमें नजर आता है, दिखाई इस तरीके से देता है। ठीक है, तो जेल की भी स्थिति बहुत खराब है। जेल में करप्ट प्रैक्टिसेस भी बहुत पाए जाते हैं, गजब का भ्रष्टाचार यहाँ है। जितना घी तेल ये सब आता है वो सब पुलिस वाले ही खा जाते हैं, जो कैदियों के लिए आता है। और घोड़े को जो चना दिया जाना चाहिए वो सब मिलता है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये हमने देखा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी और एग्जैक्टली यहाँ पर। तो खास करके NHRC कहती तो है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो कायदे से आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पुलिस प्रशासन में जो समस्या है उसको देखते हुए आप क्या सुझाव दोगे। NHRC के प्रतिवेदन के बावजूद भी ये क्यों सुधर नहीं पाता है। तो आपको सॉल्यूशन में पुलिस में सुधार करने की बातें करनी पड़ेंगी, वरना बात नहीं बनेगी। ये सब कैसे ठीक होगा, इसके लिए अगर हमें सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, तो NHRC की एक तो सक्रियता बढ़े, मतलब ये क्या सक्रियता बढ़े, जेल के दौरे ज्यादा करे, जेल के दौरे ज्यादा हों, इनके सचिवालय को सशक्त बनाया जाए। ठीक है, इनको क्या है, पर्याप्त कर्मचारी दिया जाए। ठीक है, पर्याप्त बजट भी दिया जाए। खास करके जो राज्य स्टेट पब्लिक सर्विस स्टेट जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस होते हैं, उनके यहाँ वो गरीबी की मार झेल रहे होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। पल्लवी, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, न्यायपालिका में अगर गए तो वहां पर देखेंगे, है ना, और वहां पर जो भी एक्टिवनेस है उसकी बात करेंगे और देखेंगे। मूलतः जो हमें सुधार में बात करनी पड़ेगी ना, वो पुलिस सुधार की बात करनी होगी। पुलिस सुधार, पुलिस में रिफॉर्म करना होगा। और ये आप पढ़ चुके हो, आपको यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप वो सारी चीजें उठाकर डाल देना। क्या है, सुप्रीम कोर्ट का 7 पॉइंट रिफॉर्म, एक कॉमन पॉइंट था इसलिए मैं 6 पॉइंट रिफॉर्म बोलता हूं। ये आपको पढ़ाया था मैंने, अगर आपको याद है। कुछ याद है जी? पुलिस के बारे में बहुत कुछ बात हुआ है, CBI, NIA, NCTC, राज्य सूची का विषय है, फिर भी ऐसा वैसा है, बहुत कुछ आपको बताया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उनके सुधार के लिए हमें सारी चीजों को कट पेस्ट यहाँ पर कर देना है। ठीक है, और नेशनल पुलिस कमीशन क्या कहता है, और जो पुलिस के जो आयोग बनाए गए हैं,
इन सभी आयोगों के प्रतिवेदन, कॉमन पॉइंट्स है ना, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ है, वो सब उठाकर डाल सकते हैं। यहां से भी आपको प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न भी आप लिख दीजिए, बल्कि 2 प्रश्न। एक तो अभी आप संशोधन वाले मैटर पे तैयार करिए क्वेश्चन, एनएचआरसी के संदर्भ में हाल के वर्षों में प्रस्तावित संशोधन एनएचआरसी को कहां तक कार्यकुशल बना सकता है, कहां तक कार्यकुशल बना सकता है। टिप्पणी करें, ठीक है। और इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से है। प्रियंका, ये सब बात तो मैं बता चुका हूं कि पुलिसिंग में चेंजेस क्यों नहीं होती। 1861 का पुलिस एक्ट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है, उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। और एक इतने पुराना है कि वो पहले से ही जो है ना, उसको एक तरीके से लागू करने का एक पैटर्न बन गया है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें हम उठाकर डाल देंगे। 150 वर्ड्स के लिए जो अमेंडमेंट थे वो कहां तक कार्यकुशल बना सकता है, तो बोलना है कि भाई उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं जो हमने यहां बताए। ये जो पहले दिखा देना है कि अमेंडमेंट क्या प्लेस किया गया था, इसको बता सकते हैं, ठीक है। और आसानी से आप इसको कर सकते हैं आगे। एक और दूसरा सवाल इसमें हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रतिवेदन में पुलिस प्रशासन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस प्रशासन को मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए, मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए तब तक, है ना, क्या आप ऐसा मानते हैं कि एनएचआरसी के प्रतिवेदन में पुलिस प्रशासन को मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए तब तक जिम्मेदार माना जाता रहेगा जब तक, है ना, गंभीरता से पुलिस सुधार नहीं किया
ठीक है, तो ये 150 शब्दों में ये एक अच्छा सा कंटेंट हो सकता है, 150 वर्ड्स। और आप इसमें बेसिकली 7 पॉइंट्स रिफॉर्म को लेकर के चलिए, ठीक है, और आसानी से कर सकते हैं। टिप्पणी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूं कि ये सब जो है उसमें जो टैग रहता है उसमें क्या करना चाहिए, अभी बताता हूं आपको, ठीक है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो हम बात करेंगे। इसको लिख लिया? तो आपने पुलिस के संदर्भ में देखा, संशोधन के लिए क्या देखा, स्ट्रक्चर के लिए देखा, तो ऐसे जो मुद्दे हैं ना, वहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि एनएचआरसी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को आप बता दोगे तो ऐसी बात होने वाली नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एनएचआरसी की संरचना क्या है इसको रटो, उसकी भूमिका क्या है उसको भी रटो, याद रखो। लेकिन ये सब भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको पीटी के एग्जाम में काम आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में ये जरूर काम आ सकते हैं, मुख्य परीक्षा में ये कभी भी काम नहीं आएगा, ठीक है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। जैसे मुख्य परीक्षा में जो टैगलाइन होता है, ठीक है, और आंसर राइटिंग तो बीच बीच में करवाया ही है ना, आपको बताया भी है कि कैसे आप कर सकते हैं। पल्लवी अब हमारा नोट्स ले लेना। बुक्स कोई पब्लिक ऐड के लिए कोई एक अच्छा नहीं है, कई सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, वो भी फिर होगा नहीं। वैसे मेंस में मोहित भट्टाचार्य की किताब आती है लोक प्रशासन के नए आयाम, उसको थोड़ा देखा जा सकता है। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप हमारे नोट्स को पढ़िए, ठीक है। जैसे आंसर लिखने में ना कुछ टैगलाइन होता है, जैसे कि टिप्पणी करें, कमेंट, ऐसा टैगलाइन होता है टिप्पणी। तो टिप्पणी में हम लोग अपनी बात को कहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम जो चीजें हैं उसी को बता रहे होते हैं, अपने तरफ से जो समझ बूझ है। टिप्पणी में स्वयं की बात कहते हैं, अपने विचार का प्रस्तुतिकरण जो है ना हम करते हैं और देखते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी मान लीजिए ऐसा रहता है चर्चा करें, डिस्कस, चर्चा करें। इसमें क्या करेंगे? फिर एक होता है एक्सप्लेन, वर्णन करें, एक ऐसा होता है। एक होता है इलुसिडेट, इलुसिडेट का मतलब है सोदाहरण वर्णन करें, सोदाहरण वर्णन करें, ठीक है। ठीक है, अब सबको अलग अलग तरीके से गुरुजी प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि आपको अजीब लगे लेकिन मैं समझती हूँ कि आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रियंका, क्या बताइए? मूल्यांकन भी बहुत सारा भी है, अभी देखेंगे। नोट्स तो टेलीग्राम पर है ही ना, टेलीग्राम पर है ऑलरेडी नोट्स। प्रियंका,
क्या सवाल है? मैंने देखा नहीं, आपका सवाल चला गया नीचे। पुष्पेंद्र, सबसे अच्छी तो आपकी क्लास है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रदीप, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, अभय सर ऑफिशियल करके ढूंढिएगा, उस पे बहुत सारा नोट्स है और मेंस का भी होगा, ठीक है। मेंस का भी है पूरा का पूरा, और सारे सब्जेक्ट के जो है ना मैं उसमें दूंगा। उससे अच्छा आपको नोट्स नहीं मिलेगा, मैं वहां पे डाल दिया करूंगा नोट्स, आप देख लेना, ठीक है। डिस्कस करें में क्या बात करना है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्कस या चर्चा करने में जो पूछा गया है उसको डाल देना है, ठीक है। प्रश्न की मांग के अनुरूप, है ना, कंटेंट इसमें दे देना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करने में सिर्फ सिंपली बता देना है। एक्सप्लेन में यहां पर अपने तर्क को देना है, तर्क के साथ, तर्क के अनुरूप जो है प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ठीक है। और जो इलूसिडेट कहते हैं ना, सोदाहरण वर्णन करें, यहां पे उदाहरण डालिए, उदाहरणों और केस अध्ययनों के साथ प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो हमें इस तरीके से चीजों को डालना चाहिए। इसके बाद अशोक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे नोट्स है, टेम करके, TEM, आपको मिल जाएगा। नहीं किसी को है अभय सर ऑफिशियल ढूंढिए ना, अभय सर अन अकेडमी, अभय सर ऑफिशियल, हाँ, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें और कुछ शब्द के प्रयोग होते हैं, जैसे एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण, ये एक टैगलाइन दिया रहता है। तो आलोचनात्मक परीक्षण करने में क्या है, प्लस और माइनस दोनों को बताना है, सिर्फ निगेटिव चीजों को नहीं बताना है, ठीक है। एक तरीके से इसका हमें करना क्या है, समालोचना करना है, ये ध्यान देना चाहिए कि इसकी क्या है, समालोचना। आलोचना से ज्यादा अच्छा शब्द क्या है, समालोचना। मतलब हमें क्या बताना है, पक्ष और विपक्ष, या तर्क और वितर्क, दोनों को हम दें, ठीक है। इस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब हम ये कहते हैं विवेचना, जैसे कि डिस्कस में या एक्सप्लेन में इनुमरेट भी लिख सकते हैं, ऐसा वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कि ये तो जैसे क्रिटिकली एग्जामिन में पॉजिटिव है तो क्यों है, पीछे का कारण, निगेटिव है तो क्यों है, उसके पीछे का कारण। और एक शब्द आता है मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट, 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 मूल्यांकन। तो इवैल्यूएट में थोड़ा सा मैं अगले पेज पर चला जाता हूं और तब आपको बताता हूं मैं। इसको ना नेक्स्ट पेज पर जाके देखते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट
ये जो है यहाँ पे भी मूल्यांकन में भी हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि इसमें भी तर्क और वितर्क करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि आलोचना, क्रिटिसाइज, ओहो आलोचना या मूल्यांकन और आलोचना में अंतर क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम अगर देखें तो यहां पर भी क्या है, पक्ष और विपक्ष, पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स। यहां पे भी पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स, विपक्ष को देखना है। लेकिन इन दोनों में जैसे क्रिटिसाइज आएगा तो इसके पीछे का कारण हमें बताना है, ठीक है। और यहां पर जो है इन दोनों के बीच एक सही कौन है, इवैल्यूएट में क्या है, हम एक का पक्ष भी लें ये भी दर्शाना है, ठीक है। और इसको ध्यान में रख करके हमें काम करना चाहिए, ठीक है। किसी एक पर बल, जैसे एग्जामिनर मार्क्स देता है ना, इवैल्यूएशन करता है, पॉजिटिव भी बताया निगेटिव भी बताया और एक निष्कर्ष को प्राप्त किया, ये काम करना है कहां पे, मूल्यांकन आए तब। लेकिन अगर आलोचना आए तो बस पक्ष और विपक्ष बता देना है, इन दोनों के पीछे का कारण जरूर बताना है। इसके पीछे का कारण क्या है इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। गवर्नेंस का नोट्स तो दे दिया है पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस सबका नोट्स मैंने ही दिया, एक साथ ही आपको दे दिया है, पहले ही मिल गया है। और यहां जो मैं करा रहा हूं इसी को करो, यही पर्याप्त है, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है ना। तो एनएचआरसी का चैप्टर जो है इस तरीके से यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक। और अब हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात आपको बताया था मैंने, हम थोड़ी चर्चा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी करेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, किस तरीके से वो काम करती है, इन सब के बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो सीवीसी के बारे में बात करना है, इसकी स्थापना कब हुई, ये क्या काम करती है। हाँ नीलेश, उसमें देखिए बात तो हो गई है, लेकिन आप उस कैटेगरी में भी वो सारे तर्क डालिएगा नीलेश। ध्यान रखिए कि एनएचआरसी को हमने पर्याप्त सचिवालय व्यवस्था नहीं दिया है। जैसे अगर आप देखोगे तो इनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, उतना बजट नहीं है, कोई डाटा बैंक नहीं है, तो ये रिसर्च करने में देरी कर देते हैं, इसीलिए इनका रिपोर्ट लेट से आता है। और जब रिपोर्ट लेट से आता है तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। संसद के सदस्यों को देर से जानकारी मिलती है कि कहां कहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो नीतियों का निर्माण भी अच्छे से नहीं हो पाता है। देखो रमाकांत, करंट तो हमारे वाले एरिया में करंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो हम ही बता रहे हैं सब सारे मुद्दे आपके साथ, जो भी एनएचआरसी भी पढ़ाया तो नई नई चीजें भी शामिल इसमें कर दिया, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी क्लास दीपक इस महीने तक है, उसके बाद कुछ इश्यूज और पढ़ाएंगे और एक टाइम के बाद आगे अभी होगा क्लास, अभी और भी क्लास होगा, लेकिन अभी ये फरवरी
जनवरी के एंड तक हमारा क्लास है, 30 तारीख तक। फिर कुछ करंट इश्यूज के साथ आपके कुछ टॉपिक को हम आगे ले लेंगे, है ना, गवर्नेंस के। अच्छा, रेड कलर में अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है, थैंक यू। टेस्ट के बारे में एक बार बात करिए मैनेजमेंट से बात करिए कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। उससे आपको जानकारी मिलेगी मैनेजमेंट से कि क्या कब होगा। मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कब से होना है, ठीक है ना। कौशल्य जो बचेगा वो फिर मैं कही तो रहा हूं कि एक नेक्स्ट स्पेल में और क्लास होगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो रीड आईएएस पे पढ़ो। मैं रीड आईएएस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉल साइंस दोनों ही पढ़ाता हूं। टेलीग्राम पे हमारा एक रमाकांत एक ग्रुप है, एकेडमिक डिस्कशन विथ अभय सर। उस पे अगर आंसर लिख के दोगे तो उस पे कुछ आंसर चेक हो सकता है, ठीक है। वहां पे कुछ चेक कर देंगे, टेलीग्राम पे आप डालना। चलो इसके बारे में बात करें तो इसका नाम ही क्या है, सतर्कता आयोग, ठीक है। और सतर्कता का क्या मतलब है इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, अगर हमें भ्रष्टाचार को दूर करना है, करप्शन या भ्रष्टाचार को दूर करना है तो हमें 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम करना पड़ेगा, है क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशन का काम करना पड़ेगा, है ना, जांच या अन्वेषण करना होगा, यानी इन्वेस्टिगेशन। आपको एक एक शब्द के पहले अर्थ को समझाएं। इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अच्छा, आप एक बार रीड आईएएस के एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करो, वेबसाइट का नंबर लेके, वहीं पे जो ऐसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम काम कर लेंगे, ठीक है। जो भी चाहिए आपका, जो भी मन है, डिस्काउंट सब उधर बात कर लेंगे, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन है ये कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस चाहिए, पुलिस जांच। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको अगर पकड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ पकड़ने से नहीं होगा या सिर्फ जांच करने से नहीं होगा, अभियोग लगाना पड़ेगा। तो एक शब्द हम बोलते हैं अभियोजन। अभियोजन, अभियोजन यानी प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन, ठीक है। एक शब्द आपने देखा इन्वेस्टिगेशन, एक शब्द आपने देखा अभियोजन या प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन में कौन चाहिए? लॉयर चाहिए, वकील। ये कौन करेगा? लॉयर, वकील। मतलब एक तो है कि भाई फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, पुलिस वाले ने पकड़ा, जांच किया, और उसके बाद लॉयर्स उसको क्या करेंगे? उस पर केस चलाएंगे और न्यायाधीश के समक्ष ले जाकर उनको कहेंगे कि इनको दंड दिया जाए, ठीक है। और एक तीसरा काम होता है सतर्कता, है ना, सतर्कता, विजिलेंस, ठीक है, विजिलेंस है ना। तो विजिलेंस का मतलब है सतर्क रहना, मतलब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त ही ना हो पाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल का पेपर में गवर्नेंस और पॉलिटी अलग होता है? नहीं होता है पल्लवी,
अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ता है तो उसको गवर्नेंस के पार्ट भी पढ़ने हैं, पॉलिटी भी पढ़ने हैं, मूल अधिकार, उद्देशिका, ये सब भी पढ़ना है। उन सब के मतलब संविधान से लेकर के नई चीजों को भी उसमें ऐड करना होता है एक साथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली, अगर हम इनकी बात कर लें तो यही हम पढ़ रहे हैं कि भाई सतर्क रखा जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त न होने दिया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सतर्कता क्या है? भ्रष्टाचार में जाने से रोक, ठीक है। तो सीवीसी क्या करने की संस्था है? प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए काम करती है ना। और प्रिवेंटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स, ये दो है। क्यूरेटिव क्या है? घटना घटने के बाद, और प्रिवेंटिव क्या है? निवारक काम क्या है? उसके पहले। तो ये संस्था जो है भ्रष्टाचार में लोग ना जाएं इसके लिए ये है। भ्रष्टाचार का जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं, इस पर कभी बाद में बात हो सकता है अगर जीएस पेपर 4 पढ़े तो। अभी थोड़ी सी बात, हल्की सी बात हम लोग करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, कैसे डेवलप होता है, ऐसी बातें। भ्रष्टाचार को आपको एक फॉर्मूले से बताते हैं। अगर हमें ये जानना है कि भ्रष्टाचार पूरे तरीके से क्या कैसे है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इसको बढ़ावा देने वाले तत्व क्या हैं। ये भी देखना होगा कि इसको रोकने के प्रयास हुए हैं या नहीं, और इसका मूल्यांकन इस तरीके से करना होगा। और फिर ये भी जानना पड़ेगा कि इसके अवसर क्यों बार बार मिलते हैं, क्यों अपॉर्चुनिटी मिलते रहती है बार बार, अवसर की बारंबारता क्यों है, ये भी हमें देखना है। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इसी से काम आपका हो जाएगा। स्रोत जो है ना इसका, ये दो है भ्रष्टाचार का। एक तो गोपनीयता है, गोपनीयता, और दूसरा है दृढ़ नियम विनियम, दृढ़ नियम विनियम, ठीक है। इसी से ये पनपता है, इन्हीं दो चीजों से ये पनपता है। जहां पे सीक्रेसी होगी वहीं पर भ्रष्टाचार होगा। गोपनीयता ही इसका स्रोत है, और अगर कड़े कानून, कड़े रूल्स रेगुलेशन आप रखेंगे तो इससे भी दिक्कत होती है, ठीक है। ये बात है। जैसे मान लो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, वहां पर खूब सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने की बात अगर हम करते हैं तो एग्जैक्टली जो है वो बड़ी समस्या को क्रिएट करता है ना। तो फिर हम किसी बिचौलियों को पकड़ लेते हैं कि इतनी प्रक्रियाएं कैसे करें, इतना कागज कहाँ से बनाएं, तो कुछ रिश्वत वगैरह का के आधार पे फिर चीजें हो जाती हैं। तो ये दो जहां पे होगा ना, जहां पे कड़े नियम होंगे, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा जहां पर होंगे, वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा, और जहां पर भी सीक्रेसी होगी वो होगा, ठीक है। इसका जो अवसर है वो इंडिया में क्यों ज्यादा मिलता है, भारत जैसे विकासशील देश में? क्योंकि यहाँ पे तेजी से, तीव्रता से विकास किया जाता है, तीव्रता से विकास। और तीव्रता से विकास करने के लिए नौकरशाही को पैसा खर्च करने का अधिकार भी दिया जाता है ना। नौकरशाही को व्यय करने के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको बहुत ही ज्यादा क्या है, अवसर मिलते हैं एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करने के, ठीक है। ये ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि बताओ कि
अमेरिका जैसे विकसित देशों में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो आप बताना कि सर इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ विकास की प्रक्रिया तेजी से होती है, तेजी से होती है तो नौकरशाही को पैसा खर्च करने के अवसर अधिक मिलते हैं, इसीलिए यहाँ अधिक भ्रष्टाचार दिखाई देता है। अमेरिका जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, बार बार पुल, हाईवे, रेलवे सब तो बनता नहीं है। अमेरिका में भी 60 के दशक में जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे बहुत तेजी से, उस समय वहां पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका स्रोत क्या है, इसके अवसर बार बार क्यों मिलते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए भी प्रयास हुए हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा प्रयास हुए हैं। रोकने के लिए प्रयास बहुत सारे हैं और आप लगातार पढ़ रहे हो, ये सारे प्रयास इसको रोकने के लिए ही हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा अब तक, जो पढ़ा, जैसे आपने आरटीआई पढ़ा है, जैसे आपने ई गवर्नेंस पढ़ा है ना, ई गवर्नेंस से पारदर्शिता आती है, जैसे आपने सिटीजन चार्टर पढ़ा है, बहुत सारा चीज पढ़ लिए हो, लोकपाल पढ़ा है इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है ना, रोकने के लिए प्रयास हमने किए हैं, इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन कमजोर है प्रयास, बहुत अच्छा नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया है, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे सिटीजन चार्टर हो, चाहे ब्ला ब्ला ओम्बड्समैन हो, लोकपाल, लोकायुक्त, जो भी पढ़े हो, सब में कमियां ही कमियां हैं। और भारत में ये जो है ना बढ़ावा देने वाली बात है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, क्योंकि इसके पीछे पूरा समाज लगा हुआ है, पूरा सोसाइटी ही बढ़ावा दे रहा है। इसके पीछे क्या है, समाज देखने को मिलता है ना। भारतीय समाज इसे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति की समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार जो है एक ग्रुप फिनोमेना है। ठीक है, इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है। इसका संबंध 1 2 4 व्यक्तियों से नहीं है कि उसको मारपीट के या इन्वेस्टिगेशन करके या प्रोसिक्यूशन का काम करके, ये सब काम करके हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है। या विजिलेंस का काम रोक लें, विजिलेंस में क्या है, आप लोग को जरूरत पड़ेगा। जो लोग आईएएस बन रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ऐसी चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है। ऑप्शनल पढ़ाते तो बहुत ही अच्छा रहता। सचिन देखो, अभी हमारी कोई बात यहाँ पे हुई नहीं है ऑप्शनल को पढ़ाने की। मैं पढ़ाता हूँ ऑप्शनल, और वो रीड आईएएस पे पढ़ाता हूँ, जो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो भारतीय समाज में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या है ऐसा जो हमें बढ़ावा दे रहा है इसको, उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। जैसे दहेज, दहेज नमक का दारोगा आप देखे होंगे। ठीक है, तो जो किसी जाति धर्म में दहेज हो या नहीं, ब्यूरोक्रेसी में दहेज है ही है। ठीक है, तो अगर कोई डीजीपी उसको अपनी बेटी का विवाह करना होगा तो किसी चुलबुल पांडे से तो विवाह नहीं करेगा ना, आईपीएस से ही करेगा, जब तक कि बेटी खुद से कुछ ना कर ले। तो क्या है कि ऐसे मैटर काफी है ब्यूरोक्रेसी में। जिन लोगों की बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस में गए हैं, तो दहेज प्रथा है, इसलिए पैसा जमा करता है ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और क्या है भाई, ये मध्य वर्ग, मध्य वर्ग ये जो ऐसा है ना, ये इसमें एक व्यक्ति कमाई करने वाला होता है और ज्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। आपका पीटी ही हो जाएगा ना, तो आपके गांव घर में कई लोग खुश हो जाएंगे कि चलो तुम तो अब आईएएस बन ही गए, बन रहे हो, अब हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे, ठेकेदारी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो वर्कलोड बहुत रहता है। और ये मध्य वर्ग जो है बड़ा अजीब सा है, ये आलोचना भी करता है और साथ में रहता है। आलोचना, आलोचना जो है ये नाम मात्र का है।
जैसे हर मिडिल क्लास को देखोगे कि सुबह सुबह अखबार लेगा और भ्रष्टाचार पर बात करेगा, ठीक है, लेकिन कभी एक्चुअल में कंप्लेन करने नहीं जाएगा। और बात किसके सामने करेगा? पत्नी के सामने, छोटे भाई के सामने बड़ी बड़ी बात करेगा और खुद नहा धो करके जाके रिश्वत दे आएगा कि उसका काम तेजी से हो जाए, है ना। गाड़ी का लाइसेंस लेना हो या मीटर का, पानी का मीटर लेना हो, कहीं ना कहीं वो रिश्वत में काम करते रहता है, ठीक है। तो रिश्वत देना ही सिखाता है ये मिडिल क्लास, ठीक है। तीसरी बात है कि स्कूली दाखिला, ये बड़ा मुश्किल है। जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो डोनेशन के नाम पर एक तरह से रिश्वत लेते हैं, ठीक है, और आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप देखिए सिंधिया स्कूल, है ना, या देहरादून में दून वैलीज में बहुत सारी स्कूलें हैं ऐसी, या शेरवुड नैनीताल में जहां से अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, दिल्ली में संस्कृति स्कूल है, चाणक्यपुरी में, नाम है संस्कृति और संस्कृति जैसा कुछ काम करता नहीं है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ज्यादा पैसा लगता है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं तो वो पैसे फंड्स वो करते रहते हैं। साथ में क्या है, नैतिकता की भी समस्या है। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों का ग्रीड बढ़ता जा रहा है, और लोग खूब सारा क्या है, टीवी जो है अच्छा आ जाए। अभी एक टीवी खरीदे ही थे तब तक फ्लैट टीवी आ गया, एलईडी हो गया, ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें बहुत होती चली गई। तो क्या है कि सोसाइटी इसके पीछे है, इंडिविजुअल नहीं है, रादर देन की समाज। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना तो समाज के इम्पैक्ट अधिक होने की वजह से ये समस्या अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए भारत में भ्रष्टाचार का व्यापार खूब तेजी से फैलता है और दिखाई देता है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए ये हम पढ़ाएंगे, ये चैप्टर एथिक्स में है, ठीक है। ये जीएस पेपर 4 में है, अगर हम वहां गए, कभी आपसे भेंट हुआ तो बात होगा। ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस में पढ़ना है, एथिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अंकुर ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 11 महीने मुझे 3,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड ने मांगे थे, इसकी वजह से चक्कर काटने पड़े और 1 महीने बाद एडमिशन हुआ। बहुत सारी उदाहरण, बहुत सारी बातें इसमें हैं। खैर, हम तो अभी संस्था पढ़ रहे हैं, हम तो गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। करप्शन का चैप्टर अलग है जो हम कराएंगे आपको, ठीक है। और एग्जैक्टली अभी तो हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार क्या है, और ऐसे ही समस्या को रोकने के लिए एग्जैक्टली, है ना, हम एक संस्थान को बनाए हैं, इसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो उसके बारे में हमें कुछ बातें करनी है। आगे आइए, बढ़ते हैं। है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्रम खराब हो गया था। आपके पास पीडीएफ जाएगा तो मुश्किल ना हो। अब हम उसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के बारे में सबसे पहले के संथानम समिति ने सुझाव दिया था
के संथानम समिति। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया था। ये समिति 1962 की थी और इनके प्रतिवेदन के बाद, ठीक है, ये संस्था बनाई गई और इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई। ठीक है, नाइनटीन 1964 में इनकी स्थापना हुई। ये जब स्थापना हुई थी तो ये कार्यपालक शासनादेश से स्थापना हुई थी, है ना, कार्यपालक आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। यानी जब गठित हुआ था 1964 में तो ये क्या थी, कार्यकारी संस्था थी, कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेकिन आज ये ऐसा नहीं है, अब ये स्टेटस चेंज हो गया है। ठीक है, 2003 में इसको क्या है, सीवीसी एक्ट बना दिया गया। सीवीसी एक्ट 2003 के तहत अब ये क्या है, स्टैट्यूटरी, इंस्टीट्यूशन का ये जगह ले चुका है। यानी अब ये क्या है जी, संविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी है। अभी अगर आए पीटी में कि सीवीसी क्या है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब से स्थापना हुई है, तो 2003 में इसके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, इस तरह की बातें हमें करनी है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो एक तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 से ज्यादा सदस्य इसके नहीं होंगे, इस बात पर ध्यान दिया गया है ना। एक अध्यक्ष, 2 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन है और है ये, और कैसे होगा, क्लास रुकी है, ऐसा है क्या, आवाज आ रही है, रुकी तो नहीं है, अभी तो क्लास चल रही है, आपको आवाज आ रही है, वीडियो चल रहा है, सब ठीक है। एक आध लोग कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए कि सब ठीक है, चल रहा है, आपको आवाज आ रही है। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति ये कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की। एक समिति होती है जो इनको सलाह देती है, समिति ये क्या करेगी, सलाह देती है और इन्हीं के सलाह पर ये काम होता है। तो इसमें कौन कौन है, होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और लोकसभा के विपक्ष का नेता। इस समिति में 3 लोग होंगे, पीएम एज ए चेयरपर्सन इसमें काम करेंगे, अध्यक्ष और गृह मंत्री। सवाल है कि होम मिनिस्टर को हम क्यों रखते हैं। होम मिनिस्टर को इसलिए रखते हैं कि पुलिसिंग से रिलेटेड मामला करेगा, कुछ ना कुछ आंतरिक सुरक्षा का भी पहलू कहीं ना कहीं हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन, तो होम मिनिस्टर को रखते हैं। सीबीआई इसके नीचे की संस्था बन गई है, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो सीबीआई के बारे में भी हमने जब बताया था उस समय भी ये था। और लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है,
ये बात है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो वेतन एवं सेवा की शर्तें हैं इनकी यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर के बराबर ही होती हैं। हटाने के लिए कैसे करोगे, तो वैसे ही जैसे 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहे, यानी यूपीएससी के जैसा ही है सारा कुछ, इसका भी डील होगा, है ना। इनकी जो कार्यकाल है वो अगर देखें 4 वर्ष या 65 वर्ष, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले हो, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो इनमें से रखते हैं ऐसा ही। और पद मुक्ति कैसे हो सकती है, इसके लिए अगर हम देखें, बात करें, पद मुक्ति या रिमूवल, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 143 के अनुरूप सुझाव के आधार पर, ठीक है। तो ये आपने देखा इनके मेंबर और चेयरपर्सन के बारे में, ठीक है। इस तरह की इनकी संरचना या स्ट्रक्चर हमें इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। और इनकी भूमिका क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। क्या फंक्शंस है, भूमिका, ठीक है। सबसे पहला कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार के है ना निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947/1988, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 का ही है, लेकिन उसको 1988 में राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत ये इन्वेस्टिगेशन का भी कार्य करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर शिकायत प्राप्त होती है तो जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर हैं उनकी ये जांच करेगी, देखेगी। शिकायत मिलने पर ऑल इंडिया सर्विस में कौन है जी, आईएएस है ना, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एवं है ना केंद्रीय सेवा ग्रुप ए, जैसे आईआरएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, ठीक है। शिकायत मिलने पर ऑल इंडिया सर्विस एवं केंद्रीय सेवा ग्रुप ए के
सदस्यों, अधिकारियों की ये जो है जांच करता है। तो बड़ा सिंसियर रहिएगा, आप जब देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये सीबीआई पर भी निगरानी रखती है, तीसरा, और ये तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। दिल्ली स्पेशल पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना, या ये जो कानून है 1946 का के तहत सीबीआई, आपको हमने पहले भी बताया है कि सीबीआई अब इसको रिपोर्ट करती है। तो अब सीबीआई की बॉस एक तरीके से यही हो चुकी है ना। तो ये एजेंसी इसके लिए ये होगी, दिल्ली पुलिस स्थापना 1947, ये कानून है एग्जैक्टली, स्थापना कानून 1946 के तहत सीबीआई पर निगरानी रखने का भी कार्य करती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एग्जैक्टली अन्य जो कार्य थे, है ना, जैसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत जो अन्य जो कार्य थे उसके तहत इसको जो है वो मुक्ति किया जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस बल को इसने मुक्त किया है, अब सारे काम वो यही देखती है। तो ये इस पर एक रोल प्ले करती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने लायक है। इतना ही नहीं, अगले पेज पर आए, हम लोग भूमिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये बेसिकली क्या है, जो पीएसयूज है, लोक उपक्रम या जो भी मंत्रालय है, विभाग है, उस पर भी देखती है, नियंत्रण रखती है। मंत्रालय या विभाग एवं पीएसयूज, पीएसयूज क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या लोक उपक्रम, जैसे कंपनी, लोक उपक्रमों पर नियंत्रण, है ना। ये नियंत्रण कैसे रखती है, जैसे सीवीसी एक तो कमीशन है, और ये जैसे कोई कंपनी है या विभाग है या मंत्रालय है, मान लीजिए ये बीएसएनएल, ये कोई सरकारी कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कोई संस्था है, या ये एचआरडी या एजुकेशन या कोई भी ले लें, या ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कोई है। तो सीवीसी जो है हमेशा सभी जगह क्या है, अपने सीवीओज भेजी रहती है। सीवीओज इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, सीवीओज सभी संगठनों में होंगे, और ये यूजुअली आईआरएस अफसर होते हैं, आईआरएस होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर के अधिकारी होते हैं, और ये देखते हैं, है ना, कि कायदे से मतलब काम हो, है ना। जैसे कोई ठेकेदारी आप दे रहे हैं तो कोई हेरा फेरी ना करें, ठीक है, या कोई खरीदारी कर रहे हैं मंत्रालय के लिए या कंपनी के लिए तो कोई रिश्वत के आधार पर ना हो। तो ठेकेदारी, खरीदारी, ऐसी चीजों को ये सेटल करने का काम ये करता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और आखिरी जो इम्पोर्टेंट काम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947/1988 के तहत किसी भी प्राधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए एक तरीके से आवेदन कर सकता है। अगर इसके पास कोई रिपोर्ट आती है या प्राप्त होता है कि फलाना व्यक्ति कोई अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त था, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947/1988 के तहत किसी प्राधिकरण
के समक्ष केस चलाने हेतु ये प्रार्थना भी करता है और उसकी समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, यानी एक तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर ये पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाली एजेंसी दिखाई देती है। अभी तो मुद्दे पर आएंगे कि इसके बाद भी भ्रष्टाचार क्यों होता है प्रियंका, ये देखेंगे। पहले तो इसके फंक्शंस को देखें, इससे भी पहले शुरू से ही एक बार रिव्यू देख लें। ये संस्था जो है बेसिकली सतर्कता के लिए, सतर्कता की जरूरत कहाँ है? तो भ्रष्टाचार को दूर करने में 3 चीजों की आवश्यकता है। इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन भी, लॉयर्स भी हमारे पास होने चाहिए कि हम केस उन पर चला सकें, और ये भी सतर्क भी रहें, भ्रष्टाचार में जाने से रोकें। जैसे आप लोग नए नए आईएएस बनोगे तो आपको कोई आदत ना लग जाए, इससे रोकने के लिए सतर्कता की जरूरत है। ठीक है, अब भ्रष्टाचार क्या है, हमने उसको एक तरीके से आपको एक फॉर्मूले से बताया कि जहां पे भी गोपनीयता होती है वहां भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है, रिजिड रूल्स होते हैं तो बढ़ने लगता है। इंडिया में चूंकि विकास हुआ नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी को मौके बहुत मिलते हैं पैसे खर्च करने के, प्लस समाज जो है वो बढ़ाने में लगा हुआ है, रोकने के लिए जो प्रयास हुए हैं वो सब कमजोर हैं, इत्यादि इत्यादि। इस बात को आगे भ्रष्टाचार का चैप्टर प्रोबिटी इन गवर्नेंस में है, जीएस पेपर 4 में आगे देखेंगे। हम चूंकि इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए एग्जैक्टली ये बात हो रही है। इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले के संधानम कमेटी ने ये कहा, 1962 की कमेटी थी, इसकी स्थापना पहले की गई 1964 में, लेकिन इसका स्टेटस चेंज हो गया। पहले कार्यकारी था, अब क्या हो गया? संविधिक, स्टैट्यूटरी है ये क्या है? संविधिक है, संविधिक संस्था है। आज इसकी वर्तमान स्थिति ऐसी है। स्टैट्यूटरी बॉडी ये बन गई है। इसकी संरचना को देखें तो इस पर बात करें, है ना। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 से ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते, यानी 2 मेंबर हो सकते हैं। हाँ, कुल मिलाकर 3 लोग होंगे, एक चेयरमैन, 2 मेंबर, और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। समिति एक चुनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर को इसमें रखा गया है। ठीक है, मेमोरीज की योग्यता क्या होगी मेंबर्स की, वो कमिटी तय करेगी, है ना। वो कमिटीज, इस तरह के संगठनों में वो कमिटीज को दिया जाता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता भी इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और कई बार, जैसे एक बार आप पता नहीं अवेयर नहीं होंगे, छोटे से बच्चे होंगे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ये थी और सुषमा स्वराज जी लोकसभा की विपक्ष की नेता थी। उस समय सीवीसी के चेयरमैन को चूज करने के लिए ज्यादातर आईएएस अफसर को लेते हैं, आईएएस अफसर को, IAM को, है ना। तो जब चुना जा रहा था तो पीजे थॉमस को, तो उसका लिखित रूप से सुषमा स्वराज ने विरोध किया था, क्योंकि वो केरला कैडर के आईएएस अफसर थे और पाम ऑयल के केस में कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के वो जब चेयरमैन थे तो कायदे से उसमें थोड़ी सी कुछ घपलेबाजी हुई थी जिसके आरोप उन पर लग गए थे। तो सुषमा स्वराज का ये कहना था कि एग्जैक्टली ये जो पीजे थॉमस साहब है, कम से कम ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन तो मत बनाइए जिस पर खुद ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून लगा हो। ये ऐसी ही बात हो गई कि मतलब जिसको सतर्कता रखना है वही गड़बड़ करे। तो ये जो पिछली सरकार थी उसका विकेट अगर गिरा है ना, तो ऐसे ही यूं ही विकेट नहीं गिरा है, बहुत सारी बातें इसमें लिखित रूप से विरोध किया था। तो विपक्ष के नेता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कार्यकाल जो है 4 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर,
इस तरह की व्यवस्था है। और ठीक है, तो पदमुक्ति के लिए, रिमूवल के लिए जैसा यूपीएससी में व्यवस्था है वैसे ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर हम हटा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनली जो है इसके अब हम देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। तो एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947/1988 के तहत तो ये जांच करती है। शिकायत मिलने पर जो भी, जैसे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, इन लोगों के विरुद्ध भी ये जांच कर सकती है, ग्रुप ए सर्विसेज को देख सकती है। और जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जो काम है ना, उससे दिल्ली पुलिस को मुक्त करती है, खुद ही ये देखती है ये सब। और चूंकि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से शक्तियां प्राप्त करती है सीबीआई, तो अब सीबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है सीबीसी को, उस पर एक तरीके से निगरानी करने वाली संस्था हो गई है ना। नेक्स्ट, यह मंत्रालय, विभाग और लोक उपक्रमों पर भी नियंत्रण करती है। एक डायग्राम से हमने आपको बताया है कि अपने सीवीओज के द्वारा वो ये काम करती है। ठीक है, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947/1988 के तहत किसी भी प्राधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति पर अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर केस चलाने के लिए प्रार्थना कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है, इस तरह की भूमिका। यानी भ्रष्टाचार जैसे ही शब्द आएगा सीवीसी का नाम आ जाएगा। भ्रष्टाचार के बैकग्राउंड म्यूजिक में है और इसका मुख्य काम, प्रमुख काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना है। अब सवाल ये उठता है कि इस संस्था के होते हुए भी भ्रष्टाचार क्यों है? किसी ने कहा था, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्यों इतना ज्यादा जो है इस तरह से चीजें होती रहती हैं, मतलब भ्रष्टाचार इसके बावजूद भी क्यों है, इस बात को समझना है। सीवीसी के होते हुए भी तो इसकी आलोचनाएं करनी है, इसकी कमियों को देखना है। एक प्रश्न हम यहां लिखें सबसे पहले, क्या कारण है कि सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्टैट्यूटरी दर्जा या संविधिक दर्जा, संवैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी है ना, स्टैट्यूटरी दर्जा देने के बावजूद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। इसे रोकने के लिए ठीक है, रोकने के लिए सीवीसी जैसे संगठन में, है ना, सुधारने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है, ये एक सवाल है जो मुख्य परीक्षा में आपको मिलेगा। ठीक है, अब तक आप जो देख रहे थे वो पीटी में काम आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, पीटी में ये सब जो फैक्ट्स है ना, कब आया, कैसे आया, ये सब पीटी में काम आएगा। कैसे चुना जाता है, कैसे हटाया जाएगा, ये सब सारा चीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रीलिम्स। मेंस में ऐसे मुद्दे, इश्यूज पे हमें बात करनी है और देखना है। ठीक है, और इसमें हमें चीजों को देखना है कि क्या क्या कमी क्या है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सीवीसी के स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन करवाएंगे और उस पर बात करेंगे, है ना। सीवीसी आपको अभी हमने बताया भ्रष्टाचार का पूरा चैप्टर दिखा करके कि क्या है भाई, पारदर्शिता
ना होना यानी गोपनीयता का होना और रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, दृढ़ नियम एवं विनियम, ये भ्रष्टाचार का मूल कारण है। तो सीवीसी को पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं दिया गया है, ठीक है, ये इसकी बड़ी कमी है। यह पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए निर्देश या निर्देशन नहीं देता, ठीक है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी पर बहुत बल नहीं देंगे तो उसके लिए कुछ सीवीसी में रखा नहीं गया है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़े, ठीक है। प्रशासनिक संगठनों में अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास नहीं करता, नहीं। सीवीसी क्या है? एक जाल बिछा के रखा हुआ है। जैसा आपको हमने बताया कि सभी मंत्रालयों में, यहाँ पे आप देखेंगे तो सीवीओज, ये जो है ना, एक जाल बिछा के एक तरीके से रखा गया है। ये जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर हैं, इनको दे दिया गया है मौका कि ये बेसिकली देखते हैं कि कोई भी चोरी ना करे, कोई है ना, कोई रिश्वत ना ले, ऐसा ये देखते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। ये कितना को पकड़ते रहोगे? समाज ही जब सप्लाई कर रहा है, व्यक्ति नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, बीमारी नहीं महामारी है, पेंडेमिक है, सामाजिक पेंडेमिक है, सामाजिक महामारी है। पूरा समाज लगा हुआ है बढ़ावा देने में। तो 2-4-10 व्यक्ति को पकड़ करके, अरेस्ट करके, जेल में डाल करके क्या भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे? ये वो देश है जिसमें अकबर बाबर के जमाने में भी प्रशासन में भ्रष्टाचार था, आज भी है। और कई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, के हमारे हाथ में कुछ जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक बार में ही भ्रष्टाचार को दूर कर दूं। यह इतना गंभीर बीमारी है, जटिलता, हाँ। और यहाँ पे हवाओं फिजाओं में भ्रष्टाचार पाया जाता है। मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो लिस्ट में जो टॉप 4 में लोग होते हैं ना, कम भ्रष्ट देश, जैसे स्वीडन वगैरह, वहां के लोगों को अगर कह दिया जाए कि कुछ दिन तो बिताइए भारत में, तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या है कि बहुत यहाँ पे जो जुगाड़ पद्धति है, किसी चीज का रास्ता निकाल लेने का जो एक हैबिट है, वो जो यहाँ दिखाई देता है, सोसाइटी जो इसके पीछे इन्वॉल्व है, वो प्रॉब्लम बहुत करता है। तो हम जब तक इस पूरे के पूरे अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम नहीं करें, तब तक चीजें नहीं हो सकती हैं बहुत अच्छी, ठीक है। ये भी बात है। ये एजेंसी काम अच्छा करती है, कितने लोगों को पता है ना? लोग पूरे तरीके से इसके लिए अवेयर भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है। प्लस सीवीसी जो है, तो कायदे से इसको हमें थोड़ा सा ना जनता के लिए सुलभ बनाना पड़ेगा। ये दिल्ली में रह के सिर्फ काम नहीं कर पाएगी। इसके प्रतिनिधि संस्थान जैसे स्टेट्स में भी होते हैं, स्टेट विजिलेंस कमीशन, ठीक है, और एग्जैक्टली कायदे से जिले के स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनको लेने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। भ्रष्टाचार
की शिकायतों को सुनने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम जिले के स्तर पर, है ना, इनके कुछ प्रतिनिधि संगठन बना दें जो जिले में जहां पे लोग रहते हैं वहां से केसेस उठाकर लाए जाएं और ये इस पर काम करे तो अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा जी? खूब प्रचार प्रसार करिए, प्रचार प्रसार, है ना। और क्या है, नागरिकों को जागरूक बनाना होगा, नागरिक जागरूकता एटलीस्ट जिले के स्तर पर, जिला स्तर पर भी कुछ केंद्र खोलने पड़ेंगे हमें। लोग दिल्ली में नहीं आएंगे करने के लिए, गांव से होरी गोबर माता दीन कलावती देवी वो यहां नहीं पहुंचेंगी, है ना। यहां आने में ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। संगठनों में एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस दे पाए, तब जाकर के ये होगा, ठीक है। और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ना जरूरी है कि हमारे यहाँ एक एथिक्स एक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। एथिक्स एक्ट अमेरिका में है, एथिक्स एक्ट का अभाव। हमने क्या बनाया है? भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाया है, नैतिकता बढ़ाने का कानून नहीं बनाया है। तो नैतिकता को बढ़ावा देने वाला भी कानून होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ। पॉलिटिशियन से लेकर के, है ना, गांव के, है ना, ग्राम सेवक तक जो साइकिल पर चलता है, वहां तक करप्ट प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या को जन्म देता है। तो हमें कहीं ना कहीं क्या है, एथिक्स को भी बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। लोग अंतरात्मा की आवाज से काम करें, शुभता पर चलें, सद्गुणी बने, ड्यूटीफुल रहें, है ना। ये सारी चीजें इस पर करनी होंगी। इतना ही नहीं, सीवीसी से सीबीआई को जोड़ा गया, ये तो अच्छा है, इससे यूपीएससी को जोड़ना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई यूनियन, कोई सेंटर बना करके हम वहां से डाटा इनको भेज सकते हैं। इस तरीके से रुचि हम ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से ही लोग भर्ती हो रहे हैं ना, तो जैसे आप लोगों की भर्ती हो रही है, नए लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनमें अगर कुछ चीजें हैं, उनको भर्ती के क्रम में ही उनको रोका जाए, ठीक है। तो इसे यूपीएससी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसे यूपीएससी और पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं इत्यादि, भर्ती अभिकरण, भर्ती अभिकरणों से जोड़ा नहीं गया है। अगर मान लीजिए ये यूपीएससी से या यूपीपीसीएस से जुड़ी हुई है या अन्य संगठनों से जुड़ी होगी, तो उनको बताएगी ना कि किस तरह के व्यक्ति को लो, इंटरव्यू में क्या देखो, क्या मत देखो, किन चीजों के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए, है ना। इस पर ये क्या होगी, समय समय पर इंस्ट्रक्शन देगी। तो नैतिक लोगों की भर्ती शुरू होगी और फिर यही लोग आके काम करते हैं ना, यही भ्रष्टाचार में भी लिप्त होते हैं। तो अगर हमें सुधार करना है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही ठीक करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो हमने आपको बताया, ये प्रश्न, इसके आंसर हम जनरेट कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चंस हम इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि सीवीसी को स्टैट्यूटरी दर्जा देने के बाद क्यों ये नहीं आया, अब तक क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तभी जाकर होगा। यही से उठा करके पहले तो बताएंगे कि सीवीसी क्या है, क्यों बनाया, और एक दो डायग्राम बना देंगे या एक लिस्ट बना करके उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन दिखा देंगे। उसके बाद हम बताएंगे ये सब, है ना, लैंग्वेज में, और तब जाके अपनी बात को रख सकते हैं। वैसे जब हम पेपर 2 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है।
जब हम लोग देखेंगे ना पेपर 2 तो अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए साहब अपने आप क्वेश्चन बताइए। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग अगले दिन, कल तो छुट्टी है आपका, कल के लिए, कल मेरी क्लास नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि छुट्टी है कि नहीं, देख लीजिएगा, आप बात कर लेना। कल के लिए आपको आज से ही एडवांस में मुबारकबाद है। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक के बारे में सोचिए, अपने खुद के बारे में सोचिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं। आपके कोई प्रश्न है तो बोलिए। चेयरमैन मेंबर कौन होगा? आईएएस अफसर्स होते हैं ज्यादातर, लेकिन वो कमेटी तय करेगी कि कौन होगा। लोकपाल की शिकायत सीवीसी से कर सकते हैं। अरे लोकपाल तो खुद ही भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए है ना, है ना, उसका से अगर लोकपाल भी गड़बड़ करेगा तो उसके लिए अलग से बताया था कि 100 सांसद अगर लिख करके देता है तब उसको रिमूव किया जा सकता है, या अगर साबित कदाचार और असमर्थता है तो लोकपाल को हटाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। इस तरीके से होगा। रिवीजन करते टाइम अगर कोई क्वेश्चन के आंसर लिखता हूं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कितना सही है और कितना का नहीं। आप एक दो बार रिवाइज करोगे तो आने लगेगा, लिखने का अभ्यास करो। लेकिन जो टॉपिक पढ़े हो उसमें से आपको चीजें मिलेंगी, वो जो हमने कराया है उस पर आप कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सोमनाथ जी, लोकपाल सीवीसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, हिंदी मीडियम से एग्जाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। अरे चिंता मत करो ना काजल, नोट्स हमारे उस पे बहुत है। मैंने देखो इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का, हिस्ट्री का, सबका नोट्स डाल रखा है। टेलीग्राम पे चले आओ, टेलीग्राम पर अभय सर ऑफिशियल करके ढूंढ लो, सारे नोट्स मिल जाएंगे, कभी नोट्स की कमी नहीं होगी। रुपेश एथिक्स में पढ़ाऊंगा, एथिक्स में अगर बात हुआ, भेंट हुआ तो उस पर बात होगी। कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हर टॉपिक का क्वेश्चन मैंने खुद दिया है आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने कराया है। हाँ अर्चना, ये बात तो है। अच्युता, बिल्कुल लोग अगर अवेयर होंगे तभी होगा, समाज को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, समाज का है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, वो पूरे तरीके से डिटेल से हमने किया है। जय हिंद, जय हिंद। पॉल साइंस के लिए भी नोट्स हमारा ले लेना, क्यों बुक के चक्कर में जाओगे, बहुत सारी स्कैटर्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, और आगे आने वाले समय में जो जैसे सिविल सेवा और लोकतंत्र जैसे चैप्टर को हम लोग उठाएंगे। लोकतंत्र और सिविल सेवा के बारे में बातें होंगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।